हाय, भाविन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है ओवुलेशन। ओवुलेशन वो प्रोसेस होता है कि ह्यूमन फीमेल की ओवरी में जिसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है अलोंग विद फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जनरली कब होता है? 14th डे पे होता है। अगर साइकिल कितने दिन की हो? 28 डेज की हो। ऐसा माना जाता है कि जनरली जो ये ओवुलेशन है ये होता है नेक्स्ट साइकिल होने से 14 डे पहले। ये क्या होगा? ओवुलेशन होता है। इट ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंसेस। जो ये ओवुलेशन होता है, इस ओवुलेशन में क्या होता है, ये जो सेल है, ये oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है। इसकी जो ये रेड कलर की लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाहर ये ब्लू कलर से जो लेयर है इसको बोलेंगे ये ग्रेनुलोसा सेल्स की बनी होती है, कोरोना रेडिएटा। और ये कुमुलस oophorus होता है जिससे ये जुड़ी हुई होती है। ये पूरा का पूरा सेल्स सेकेंडरी oocyte अलोंग विद दिस सेल्स रिलीज होती है और इसके साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज होती है। अब जो ये ओवुलेशन है, ओवुलेशन के प्रोसेस में जो ये ह्यूमन फीमेल की ओवरी होती है वो अल्टरनेटिव होती है। अगर एक साइकिल में एक मंथ में लेफ्ट ओवरी ने ओवुलेट किया है तो जनरली नेक्स्ट मंथ में कौन सी ओवरी ओवुलेट करती है? राइट ओवरी। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट ओवरी ही कई मंथ तक ओवुलेट करती रहती है, उसके बाद राइट ओवरी का नंबर आता है। अब ये भी हो सकता है कि ये 3 डायमेंशनल वे है। एक फिम्बरी ये है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये है, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये है। इधर से रिलीज हुई सेकेंडरी oocyte, लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुई सेकेंडरी oocyte राइट की तरफ आ सकती है और राइट से रिलीज हुई लेफ्ट की तरफ जा सकती है। ये प्रोसेस होता है। ये ह्यूमन फीमेल में, ये ह्यूमन फीमेल के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये हो सकता है। जो लेफ्ट ओवरी ओवुलेट कर रही है उससे सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुई है वो राइट की तरफ भी आ सकती है और राइट से रिलीज हुई लेफ्ट की तरफ भी जा सकती है। ये होता कम है बट ऐसा हो सकता है क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इधर से रिलीज हुई, इस ओवरी से रिलीज हुई oocyte इधर वाली फिम्बरी के पास आ सकती है और इधर वाली ओवरी से रिलीज हुई oocyte इधर वाली फिम्बरी के पास जा सकती है। इससे रिलीज हुई oocyte यहां आ सकती है और इससे रिलीज हुई oocyte वहां जा सकती है। जो ओवुलेशन अकर जस्ट 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंसेस, ये हमने पढ़ लिया है कि नेक्स्ट साइकिल होने से 14 डेज पहले ओवुलेशन होगा। ड्यूरिंग ओवुलेशन क्या होता है कि जो ये oocyte है ये किन किन लेयर से घिरी हुई होती है। जो oocyte होती है उसकी खुद की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऊलेमा उसका न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर होती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये ब्लैक से ऊलेमा है, ये रेड से क्या है? जोना पेलुसिडा है, और ये ब्लू से ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये क्या लेयर बना रही है? कोरोना रेडिएटा। और जिससे ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से अटैच होती है उसको बोलते हैं कुमुलस oophorus। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है। कि कई बार तो क्या होता है इस प्रोसेस में जो oocyte रिलीज होती है वो पेल्विक कैविटी में ही, फिम्बरी इसको कैच नहीं कर पाती और वो पेल्विक कैविटी में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। किस तरीके से? फैगोसाइटोसिस से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये oocyte कई बारी तो क्या होती है यहीं की यहीं रह जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और जो पोलर बॉडी रिलीज हुई उसका क्या होगा? वो भी यहां डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है जो रिलीज हुई है किसमें? ओवुलेशन के प्रोसेस में, किसके साथ? अलोंग विद सेकेंडरी oocyte, वो भी क्या हो जाएगी? वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, उसका भी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ओवुलेशन होता है नेक्स्ट साइकिल होने से 14 डेज बिफोर। तो हमें पता है कि क्या हो रहा है कि अगर एक फीमेल में 35 डेज की साइकिल चल रही है, अगर उसका ओवुलेशन पीरियड निकालेंगे तो इट विल बी 35 माइनस 14, तो 21st डे पे ओवुलेशन होगा। और अगर साइकिल 40 डेज की है तो 40 माइनस 14 ये 26 डेज पे ओवुलेशन होगा। अब ओवुलेशन अगर 28 डेज की साइकिल है तो कितना होगा? 28 माइनस 14 डेज, 14th डे पे। अब ऐसा बोला जाता है कि ओवुलेशन मिडिल ऑफ द साइकिल होता है। अगर साइकिल कितने दिन की हो? 28 डेज की हो तो मिडिल ऑफ द साइकिल हो गया।
अब ऐसा भी नहीं है कि ये 14th डे पे ही होगा, ये हो सकता है 12th डे पे भी हो सकता है, 13th डे पे भी हो सकता है, 14th डे पे भी हो सकता है, और 15th डे पे भी हो सकता है, और 16th डे पे भी हो सकता है। इतने सारे डेज होते हैं, इसको फर्टाइल पीरियड ऑफ ए फीमेल बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट डेज पे ही होगा। हमने निकाला ओव्यूलेशन का पीरियड, ये ऐसा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी डे पे होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्यूरेसी नहीं होती है बिल्कुल, ये होता है कि 12 से और 16 डेज पे कभी भी हो सकता है। ये एक फीमेल की साइकिल में फर्टाइल पीरियड माना जाता है, इन डेज पे कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। अब जो ये ओव्यूलेशन होता है, एक फीमेल कैसे खुद से जानेगी कि इस टाइम उसका ओव्यूलेशन का डे है? तो इसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकती है, दूसरा वो ओपीकेज यूज कर सकती है, ओव्यूलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स यूज कर सकती है, और वो सोनोग्राफी से फॉलिकुलर स्टडी करके भी पता लगा सकती है। तो ये कुछ वेव्स होते हैं जिससे एक फीमेल खुद से ये जान सकती है कि वो किस दिन ओव्यूलेट कर रही है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो मिनिमम 20 डेज की हो सकती है, 20 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है, और मैक्सिमम 45 डेज की हो सकती है। ये माना जाता है अगर एक फीमेल 3 महीने में 2 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल कर रही है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। मिनिमम 20 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है और मैक्सिमम 45 डेज की। डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालते हैं कि जितने दिन की साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर देंगे। और ये 14 माइनस करते क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक ओवरी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अगर साइकिल को हम 28 डेज की मानते हैं तो 14 डेज पे क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन से पहले जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं फोलिकुलर फेज, और बाद वाली फेज को क्या बोलेंगे? लूटियल फेज। जो फोलिकुलर फेज है और जो लूटियल फेज है, इसमें जो फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है और 14 डेज पे ग्राफियन फोलिकल मैच्योर होता है और वो ब्रस्ट होके सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। इसके बाद कॉर्पस लूटियम बनता है। जो ये लूटियल फेज है ये कांस्टेंट रहती है और हमेशा फोलिकुलर फेज चेंजेस होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि लास्ट के 14 डेज को इसलिए माइनस करते हैं। जितने भी दिन की साइकिल होती है उसमें लास्ट 14 डेज को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि लूटियल फेज कांस्टेंट रहती है, ओनली फोलिकुलर फेजेस में चेंजेस आते हैं। इसलिए ये जितने भी दिन की साइकिल है उसमें ओवुलेशन निकालने के लिए 14 माइनस करते हैं। अगर 35 डेज की है तो 21st पे होगा, और अगर 40 डेज की है तो 26 पे। जो ओवुलेशन कोजिंग हार्मोन होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक फीमेल कैसे पता लगाएगी खुद से कि वो किस दिन ओवुलेट करेगी ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल? तो क्या होता है कि कुछ मेथड होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि वो किस दिन ओवुलेट करेगी। जैसे कि बाय मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। अगर फर्स्ट डे से लेके एक फीमेल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे थ्रू थर्मामीटर। कैसे? जैसे ही मॉर्निंग में वो उठे, बेड से उठने से पहले वो क्या करे? थर्मामीटर अपने मुंह में डाले और टेम्परेचर को चेक करे। इससे क्या होगा? इससे कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे ओवुलेशन की तरफ जाएंगे और जैसे जैसे ओवुलेशन का डे नजदीक आएगा बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगेगा। अब क्या है कि ऐसा क्यों बोला गया कि जस्ट उठने से पहले? क्योंकि जैसे ही जमीन पे पैर रखा और जैसे ही वो फीमेल खड़ी हुई उसका ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले थर्मामीटर को मुंह में डालो और अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेक करो। और बॉडी के टेम्परेचर जैसे जैसे ओवुलेशन का डे नजदीक आएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और वो इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है किस हार्मोन का? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस हार्मोन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। अब देखो, जैसे कि क्या है कि ये साइकिल है 28 डेज की, तो टेम्परेचर राइज करने लगेगा, स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर ओवुलेशन के डेज में जाके ज्यादा इंक्रीज होगा, हल्का सा और इंक्रीज होगा। अब इसको फुल प्रूफ मेथड इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि देखो, बॉडी टेम्परेचर तो अगर कोई माइल्ड इंफेक्शन हो उसके कारण भी इंक्रीज हो सकता है,
कोल्ड से, कफ से भी इंक्रीज हो सकता है बॉडी टेम्परेचर। तो कोई भी इंफेक्शन बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सी विल ओव्यूलेट दैट डे। तो ये फुल प्रूफ मेथड नहीं माना जाता है। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके ये हम नहीं पता लगा सकते एग्जैक्टली कि किस दिन कोई फीमेल ओव्यूलेट करेगी। अब दूसरा मेथड क्या है कि फॉलिकुलर स्टडी करें, और वो कैसे करेंगे? सोनोग्राफी करवा के। अब ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड सेंटर जाओ, सोनोग्राफी कराओ, उसके तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये बात भी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं ओवुलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स। ओवुलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स ग्रेविंडेक्स टेस्ट की तरह होते हैं। उस टेस्ट में क्या होता है? ग्रेविंडेक्स टेस्ट में क्या होता है? जो प्रेगनेंसी चेकर होता है उसमें क्या करते हैं कि यूरिन में किस हार्मोन का पता लगाते हैं? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का पता लगाते हैं। बट ओवुलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? LH का, क्योंकि LH ही कोज करता है किसको? ओवुलेशन को। तो LH प्रेडिक्टिंग किट्स आते हैं जिसमें LH के लेवल का पता लगाया जाता है, किसमें? यूरिन में। तो ये किट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में भी, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन से डेज पे क्या हो रहा है। ये ओवुलेशन LH हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, और इस LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है तब क्या होता है? उसके 9 से 12 घंटे बाद ही क्या हो जाता है? ओवुलेशन होता है। मैंने बताया कि फॉलिकुलर स्टडी, जैसे इस फॉलिकल्स की स्टडी कर सकते हैं कि फर्स्ट डे पे बहुत सारे 15 से 20 फॉलिकल डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, और 7th डे तक जाते क्या होता है? एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है, DF लिख दिया उसको। एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है, यही किसमें कन्वर्ट होता है? ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं, और उससे क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे ओवुलेशन का डे नजदीक आता है, देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन LH लेवल, और इस LH लेवल को क्या बोलते हैं? LH सर्ज। देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन लेवल ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और इस लेवल के बढ़ने से 9 से 12 घंटे के बाद क्या हो जाता है? ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है। तो ये कुछ मेथड है जिससे क्या होता है कि ये इस प्रोसेस का पता लगाया जा सकता है कि कब कोई फीमेल ओवुलेट करेगी। खुद से वो फीमेल पता लगा सकती है ओवुलेशन प्रेडिक्टिंग किट से, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके, और फॉलिकुलर स्टडी करके कि 15 से 20 फॉलिकल डेवलप होंगे। 7th डे तक आते आते एक डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा, वही ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और 14 डे पे वही ओवुलेट करेगा। क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या करता है? एक पॉजिटिव फीडबैक करता है। एस्ट्रोजन जनरली क्या होता है? जब लो लेवल पे होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है, और जब उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल करता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग जो ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस पे, उस पर पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट करता है, जिससे FSH और OLH ज़्यादा रिलीज होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं तो LH क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कराता है, और ओवुलेशन होता है। अब जो ये ओवुलेशन होता है, इसमें क्या है? ये जो सेकेंडरी oocyte है अलोंग विद जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के साथ रिलीज होता है, और कुछ कुमुलस ओफोरस की सेल्स भी होती हैं, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ये पोलर बॉडी तो फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो कैप्चर कर लेते हैं फिम्बरी, और ये यूट्राइन ट्यूब में चली जाती है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या है? अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। अगर स्पर्म वहां प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी बाय फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस क्यों होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के साथ ही बाहर निकलेगी। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है नेक्स्ट साइकिल में तो बाहर निकलेगी, क्योंकि सेकेंडरी oocyte की जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 24 आवर्स। उसके बाद ये डेड हो जाती है। अब कोई डेड सेल 14 डेज तक बॉडी में रहेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी? इसको फैगोसाइटोसिस से खत्म कर देगी सेकेंडरी oocyte को।
इस सेकेंडरी oocyte को फेगोसाइट सेल्स खा जाएगी। किस जगह पे ही? फैलोपियन ट्यूब में ही ये खत्म हो जाएगी। अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा? स्पर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर ये सेकेंडरी oocyte है और स्पर्म इससे आके अटैच होगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte है आप इतनी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी जो मेटाफेज स्टेज पे अटकी हुई थी। अब जब ये मियोसिस सेकंड करेगी तो क्या होगा? उससे ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। अब जो ये पोलर बॉडी है ये तो फेगोसाइटोसिस से खत्म हो जाएगी और जो ये ओवम है ये स्पर्म के साथ फ्यूजन करके क्या बनाएगा? जाइगोट, और जाइगोट क्लीवेज करके इंप्लांटेशन करेगा यूट्रस में जाके। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। तो कई बार क्या होता है कि जो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है ड्यूरिंग ओवुलेशन, क्या होता है जो ये ग्राफियन फॉलिकल है इससे हल्की सी ब्लीडिंग बाहर हो जाती है और ये ब्लीडिंग हल्का सा ब्लड कहां आ जाता है? पेल्विक कैविटी में, जिससे एक माइल्ड पेन होता है जिसको बोलते हैं मिटल सिम्स बोलते हैं। जब हल्का सा ब्लड ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आके किस में आ जाए? पेल्विक कैविटी में आ जाए। और कई बारी तो ओवुलेशन के बाद ये फिमरी सेकेंडरी oocyte को कैप्चर नहीं कर पाती तो ये सेकेंडरी oocyte पेल्विक कैविटी में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय फेगोसाइटोसिस। अब देखो ये 15 से 20 फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हुए। 7th डे पे एक डोमिनेंट फॉलिकल बना, वही ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ और ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हुआ 14th डे पे ड्यू टू LH सर्ज और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई। और अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई और जो ये बाकी का पार्ट बच गया, बाकी की जो सेल्स बच गई ग्राफियन फॉलिकल की आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये सेल्स क्या बनाएगी? एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाएगी। उस टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलेंगे? कॉर्पस लूटियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? कॉर्पस लूटियम। और इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं? लूटियल फेज। अब ये कॉर्पस लूटियम है ये क्या करता है? स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करता है और लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। ये कॉर्पस लूटियम अब क्या करेगा? ये वेट करेगा कहां से सिग्नल आने से? कि ये वेट करेगा 7 to 10 डेज के लिए और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिजनरेट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कंटिन्यूअसली क्या प्रोड्यूस करता रहेगा? प्रोजेस्टेरोन फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स के लिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहेगा। उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद प्लेसेंटा खुद से ही इतनी मात्रा में प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन सिक्रेट करने लग जाएगा कि कॉर्पस लूटियम की जरूरत नहीं रहेगी। अगर 7 to 10 डेज तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं हुआ तो क्या होता है कि ये कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस है इसको क्या बोलेंगे? व्हाइट बॉडी भी बोलते हैं। और कॉर्पस लूटियम को बोलते हैं येलो बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लूटियल प्रोटीन एंड कैरोटीन पिगमेंट। कॉर्पस लूटियम को बोलते हैं येलो बॉडी और कॉर्पस एल्बिकेंस को बोलते हैं व्हाइट बॉडी। ये होता है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। तो ये एक ओवुलेशन का प्रोसेस है जिसमें LH सर्ज होता है। ओवुलेशन कोजिंग हार्मोन कौन सा होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और ओवुलेशन के टाइम जो हल्का सा पेन होता है वो किस कारण होता है? हल्की सी ब्लीडिंग पेल्विक कैविटी में हो जाती है। और वो किसके कारण होती है? ग्राफियन फॉलिकल से हल्की सी ब्लीडिंग पेल्विक कैविटी में हल्का सा ब्लड बाहर आ जाता है जिससे इसको बोलते हैं मिटल स्किन्स। मैकेनिज्म ऑफ ओवुलेशन, इसमें क्या होता है जो फॉलिक्यूल्स मैच्योर हो रहे होते हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं और जो एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक करता है। और ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली भी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। क्या करेगा? रिलीज कराएगा किसको? गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को भी रिलीज कराएगा और FSH एंड LH को भी रिलीज कराएगा एस्ट्रोजन। तो ये पॉजिटिव फीडबैक करेगा। यहां पे इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज रिलीज ऑफ GnRH एंड गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये करता है एस्ट्रोजन। ये कहां से रिलीज होता है? डेवलपिंग फॉलिकल से। अब क्या होता है कि ये GnH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन है क्या? FSH और LH।
तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा रिलीज होगा और ये डायरेक्टली भी स्टिमुलेट करता है, ये दोनों हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे। और जो LH है ये क्या कोज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कोज करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कराता है और जिसे सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा रिलीज हो जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ। ये ओवुलेशन का मैकेनिज्म है। और LH सर्ज कौन सी सिचुएशन होती है, देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन LH लेवल ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो वो होता है ओवुलेशन से एक दिन पहले ही क्या हो जाता है, LH का लेवल इंक्रीज हो जाता है, शार्पली इंक्रीज हो जाता है किसका लेवल, LH का लेवल, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। शार्प इंक्रीज इन LH लेवल इज कॉल्ड LH सर्ज, जो क्या करता है, ओवुलेशन कराता है, जिससे क्या रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन वो प्रोसेस है जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, किससे, ओवरी से, और वो किससे कैप्चर कर ली जाती है, फिम्बरी से, और फिम्बरी से वो चली जाती है फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। ये पूरा प्रोसेस होता है। इम्प्लांटेशन के बाद फीटल डेवलपमेंट होता है, फिर गेस्टेशन पीरियड के बाद फाइनली पार्च्यूरेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो मैकेनिज्म ऑफ ओवुलेशन में हमने पढ़ा है कि भाई एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिससे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन कहां से सिक्रेट होता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं जो रिलीज करते हैं। और क्या होता है कि जो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है और LH सर्ज की सिचुएशन आती है, जिससे फाइनली ओवुलेशन हो जाता है। ये मैकेनिज्म है ओवुलेशन का। तो इस पूरे सेशन में हमने पढ़ा है कि ओवुलेशन कब होता है, कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बाद जो ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन में क्या रिलीज होती है और इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू भाविन ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।